नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। आशा करता हूं कि आप लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज की वीडियो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की वीडियो है, साइंस की जो क्लास चलाई हुई है उसकी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो पिछला टॉपिक कराया था हम लोगों का, उससे आगे बढ़ेंगे। 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस टॉपिक की, और आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के 14 की 14 वीडियो देख सकते हैं। आज 15 नंबर वीडियो है। चलिए बिना किसी देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे आज। और पिछले वीडियो में क्या कराया था थोड़ा बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने गति के नियम जो अगला चैप्टर है वो शुरू किया था और उसके कुछ टॉपिक्स कराए थे, और हम लोगों ने संवेग पढ़ लिया था। आखिरी टॉपिक संवेग था उसमें, और संवेग के बाद आज ये टॉपिक आज हम जो नया पढ़ेंगे उसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की क्लास चली हुई है। आज का टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम, यानी कि गति के संबंध में जो न्यूटन ने नियम दिए थे वो नियम आखिर क्या हैं, उन नियम के बारे में आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे उन नियमों को, और उन नियमों से हमारा क्या फायदा होगा वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूटन के गति विषयक नियम जो है, गति के संबंध में न्यूटन ने अपने नियम दिए हैं। वे 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, तो तीनों के नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले नियम में जड़त्व की संकल्पना से संबंधित बातें की गई हैं। द्वितीय नियम में बल के बारे में बताया गया है कि बल का मान कितना होता है, रेखीय बल का। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो तीनों नियम ही आज इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे, और साथ ही एक और टॉपिक है उसी को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं इसका प्रथम नियम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रथम नियम क्या होता है। तो टॉपिक डाल लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाने हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, सिर्फ यही बात याद रखनी है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यानी कि चल रही है, तो वो चलते ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, कब तक? अगर कोई वस्तु इस समय विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, और वो ऐसे ही चाहे कितना भी समय बीत जाए। चाहे अगर मैं यहां पर एक मार्कर ऐसे रख दूं तो ये ऐसे ही रखा रहना चाहेगा, चाहे 1000 साल हो जाएं, उसके बाद भी आपको यहीं पर मिल सकता है, चांस है। चाहे 50 साल हो जाए तो 50 साल बाद आप लोगों को ये यहीं रखा मिलेगा। कब ये टस से मस होगा, कब तक रहना चाहेगा, कब तक रहेगा ये इसी अवस्था में? जब तक इस पर कोई नया बल इस पर लगाएगा। जैसे ये यहां पर है, मैंने बल लगा करके इसको यहां से उठा करके कहीं और रख दिया, तो यानी कि कोई भी चीज हो, चाहे वो विराम अवस्था में हो चाहे वो गति की अवस्था में हो, वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। कब तक बने रहना चाहती है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही क्या है, इसका प्रथम नियम है। याद रखना आप लोगों को। प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है, 2 ही अवस्था होते हैं, तो विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था, या फिर गति की अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में मेंटेन रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। अगर कोई गति की अवस्था में है, गति कर रही है ऐसे, तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगेंगे, बल नहीं लगेगा, तभी तो वो रुकेगी, तभी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। यानी कि अवस्था में परिवर्तन के लिए हम लोगों को बल लगाना पड़ेगा, और ये बल लगाना पड़ेगा। हम लोगों को पता चल गया कि यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है, अगर कोई गति की अवस्था में है और उसको रोकना है, या फिर कोई रुकी हुई वस्तु है उसको गति की अवस्था में बदलना है, तो हमें उस पर बाह्य रूप से कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। और इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से प्रथम नियम से क्या मिलता है, एक नई चीज का स्पष्टीकरण मिलता है कि बल कोई दुनिया में चीज होती है। तो प्रथम नियम यहाँ पर बल के बारे में बताता है। इसलिए सिर्फ पहले नियम ने न्यूटन के सिर्फ इतना बताया कि बल कोई ना कोई राशि है, यानी कि उसके लगाए बिना मैं अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये केवल उसके बल के गुण बताए हैं उसने कि बल क्या करता है, गति की अवस्था को रोक देता है, और रुकी हुई वस्तु को, विराम अवस्था की वस्तु को गति की अवस्था में बदलने का अक्षमता को अगर रखता है तो वह है बल। ठीक है, तो बल के बारे में जो बताया है सबसे पहले न्यूटन के प्रथम नियम ने यहां पर बताया है, और ये न्यूटन का प्रथम नियम बल का मान नहीं बताता,
कि वो बल का मान कितना होगा, F का मान कितना आएगा, वो नहीं बताता। ये केवल उसकी गुणात्मक व्याख्या करता है, बल का गुण बताता है। तो गुणात्मक व्याख्या जो करता है बल की, वो कौन सा नियम करता है? न्यूटन का प्रथम नियम करता है। याद रखना आप लोगों को। इसने केवल बल का गुण बताया। क्या गुण बताया? कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य छेड़छाड़ न करे जाए। तो उस छेड़छाड़ को क्या कहते हैं? जो कि अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उसी को कहते हैं बल। तो यह बल का केवल एक गुण बता रहा है, अवस्था परिवर्तन करने का काम है बल का। किसका? अवस्था परिवर्तन करने का काम है किसका? बल का। इसने बल का केवल गुण बताया, तो इसलिए बल की गुणात्मक व्याख्या करी किसने? प्रथम नियम ने। गुणात्मक व्याख्या को कहते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन किसने किया? न्यूटन के पहले नियम ने किया। अब बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की। ठीक है, अब द्वितीय नियम की अगर बात करूं मैं, तो द्वितीय नियम बताएगा कि बल, प्रथम नियम ने तो बता दिया कि बल की गुणात्मक व्याख्या कर दी, कि बल का गुण बता दिया कि बल वस्तु को गति की अवस्था से रोक देता है और रुकी हुई वस्तु को चलाने का काम करता है। यानी कि बल का ये एक गुण है अवस्था परिवर्तन करने का। अब वो बल है कितना मान होगा उसका? 25 न्यूटन, 26 न्यूटन, कैसे निकल के आया? तो द्वितीय नियम ने उसकी व्याख्या करी। द्वितीय नियम ने उसकी परिमाण के रूप में व्याख्या करी, क्वांटिटी बताई कितना मान उसका होगा। तो क्वांटिटिव जो व्याख्या करी, यानी कि जो परिमाणात्मक व्याख्या करी, परिमाणात्मक यानी कि मान बताया। परिमाण का मतलब होता है उसका मान, बल का मान। इस F का मान कितना होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम में पता चला। परिमाणात्मक व्याख्या जो करी है वो किसने करी है? न्यूटन के द्वितीय नियम ने करी है। और न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर ma। देखिए ज्यादा लंबी चौड़ी मैंने बताई नहीं कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, सिर्फ इतना बताया कि न्यूटन के द्वितीय नियम ने बताया कि जो ये लगने वाला बल है जो कि अवस्था में परिवर्तन कर रहा है उसका मान कितना है? F बराबर ma। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, ये है उसका जो है बल का मान। ये किसने बताया? न्यूटन का। तो न्यूटन का द्वितीय नियम याद रखना है आप लोगों को कि न्यूटन का द्वितीय नियम है F बराबर ma। m उस वस्तु का द्रव्यमान, a उसमें उत्पन्न त्वरण। यानी कि वो वस्तु गति कर रही है। अब आप लोगों को थोड़ा सा द्वितीय नियम के बारे में और समझा दूं क्या? अगर ये वस्तु, ये कार है कोई, ये कार इस प्रकार से बनी हुई है कार, ये कार गति कर रही है, इस दिशा में जा रही है आगे बढ़ती हुई। ठीक है, इस दिशा में जा रही है। अब अचानक से इस पर बल लगा दिया, पीछे से कोई धक्का लगा दिया एक ट्रक के द्वारा, तो क्या होगा कि जब कोई इस पर बल लगेगा तो ये क्या करेगी? अपनी बल इस पर लगेगा तो उसकी गति में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। इसी गति में क्या करेगा भाई? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है मेरे भाई। कितनी से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही। ठीक है, दौड़ रही है। अब क्या काम करा कि इसके पीछे कोई ट्रक लगा दिया, ट्रक ने इस पर धक्का लगाया, तो ये क्या हुआ? इस पर इसका मतलब क्या लगा? बल लगा, यानी कि F लगा इसके ऊपर। क्या लगा? F। अब ये आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा इसका वेग में क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसका वेग बढ़कर 25 से 27 हो गया। ठीक है, 25 से कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक समझ में आ रही है बात? तो यानी कि अब वेग लगातार धक्का लगना जारी है, वेग लगातार बढ़ रहा है। पहले 25 से 27 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 32 हो गया वेग थोड़ी देर बाद। यानी कि इस बल ने क्या काम किया? इसकी गति में परिवर्तन करने का काम किया। क्या करने का काम किया? परिवर्तन करने का काम किया। 25 से 32 कर दी इस बल ने। यानी कि एक बात और स्पष्ट हो गई कि बल हमेशा गति में परिवर्तन करता है। उसका अगर किसी गति में परिवर्तन करना हो, किसी भी वस्तु की जो कि पहले से ही गति की अवस्था में है, अगर उसकी गति में परिवर्तन हम लोगों को करना है तो बल अवश्य ही लगाना पड़ेगा। जी हां, बल लगाना पड़ेगा। बल चाहे अब ये गति में परिवर्तन का मतलब, परिवर्तन दो प्रकार से होता है, चाहे तो मैं गति को बढ़ा दूं, चाहे तो मैं गति को घटा दूं। तो अब यहां गति 25 से 32 हुई, बढ़ी ना, तो बल लगाना पड़ा होगा, चाहे रेस दबानी पड़ी होगी, चाहे पीछे से धक्का लगा होगा। अब मुझे ये रोकनी है, यानी कि इसकी स्पीड कम करनी है। जब स्पीड कम करूंगा तो ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक का काम है, ब्रेक भी एक प्रकार का बल है, तो वो भी वहां भी बल लगेगा। अगर मैं इसकी स्पीड कम करूंगा तो भी बल लगेगा, स्पीड बढ़ाऊंगा तो भी बल लगेगा।
परिवर्तन दो प्रकार से है, बढ़ाना घटाना। चाहे बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, हमेशा उसके पीछे गति को चाहे बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, यानी कि गति में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो हमेशा उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है। उसके पीछे किसका हाथ होता है? बल का हाथ होता है। और उस बल का मान कितना होता है? F बराबर ma। a का मतलब उसमें उत्पन्न त्वरण। अगर गति बढ़ रही है तो त्वरण है, गति घट रही है तो मंदन है। देखो त्वरण कैसे निकालते हैं। ये 25 हुआ, ये 32, तो कितना वेग बढ़ा? 7 बढ़ा। 32 में से 25 घटा, वेग में परिवर्तन कितना आया? 7। कितने समय में आया? मान लिया 1 मिनट में, मान लिया 2 मिनट में आया। कितने में? 2 मिनट में। तो वेग ऊपर, समय नीचे, तो ये क्या आ गया? उसका त्वरण आ गया। कितना त्वरण आ गया? 2 3 6 3.5 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ये क्या आ गया? उसका त्वरण आ गया। ठीक है, यानी कि त्वरण हमेशा गति में परिवर्तन को बताता है। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का सही एक्सप्लेनेशन यहां से पता चलता है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट होगी कि जब भी गति में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा ही होगा। यानी कि एक समय में कितना वेग बदल गया, वही क्या है? त्वरण है। एक मान लिया 2 मिनट में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया। देखो 2 मिनट में वेग बढ़कर 25 से 32 हो गया, तो 2 मिनट में कितना बदला? 7 का अंतर आ गया 2 में। भाई 25 से 32 हो गया तो कितना बदल गया? 7 ही तो बदला। तो 1 मिनट में कितना बदला? 7/2। वही क्या है? उसका त्वरण है, a का मान है। तो जब भी a का मान पता चल जाए हम लोगों को, तो जब भी a होता है तो हमेशा F उसके पीछे जरूर लगा होता है। और उस बल का मान कितना होता है? F बराबर इस कार का द्रव्यमान, इस कार का द्रव्यमान m, और ये उसमें उत्पन्न त्वरण। बाकी न्यूमेरिकल आएंगे वहां पर समझा दूंगा, इस चीज को कर लो नोट। देखते हैं इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करूं मैं यहां पर कि बल जो हमने निकाला कि F बराबर ma होता है। ठीक है, अब इस बल का मात्रक क्या होगा? इस बल के मात्रक अगर निकालना चाहें तो 2 मात्रक होते हैं। मात्रक नंबर फर्स्ट, बल के निरपेक्ष मात्रक। बल के निरपेक्ष मात्रक 2 मात्रकों में ना बताता है। ये किसने ना बताया होगा? पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, भाई पहली बार पढ़ रहे हो ना, ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो कि बल के 2 मात्रक भी इस तरीके से आते हैं। बल के निरपेक्ष मात्रक और नंबर 2 बल के गुरुत्वीय मात्रक। बल के गुरुत्वीय मात्रक। अब गुरुत्वाकर्षण बल के जो मात्रक बनाते हैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करें बल के निरपेक्ष मात्रक की। निरपेक्ष मात्रक जो सिंपल हमारा रेखीय बल है, हमारा रेखीय बल है, उसके मात्रक की बात कर रहे हैं निरपेक्ष मात्रक में। रेखीय बल मतलब कोई गाड़ी, कोई चीज जा रही है, कोई वस्तु जा रही है इस दिशा में, तो मैंने इसके ऊपर धक्का लगा दिया या फिर रेस दे दी, उसकी रेस से खींच दी, पूरी एक्सीलरेटर दबा दिया, तो ये बिल्कुल सरल रेखा गति में। तो सरल रेखा गति में जो बल का मात्रक होता है वो रेखा होता है निरपेक्ष मात्रक होता है। यदि इसमें हम त्वरण उत्पन्न कर दें रेखा में, रेखीय त्वरण। बल एक सदिश राशि होती है, एक भी दिमाग में रखना आप लोगों को। इसकी कोई दिशा होती है। दिशा क्या होती है? जो त्वरण की दिशा, जिस दिशा में गति में परिवर्तन हुआ, मान लिया गति में परिवर्तन इस दिशा में हुआ, तो बल की दिशा भी क्या, बल भी उसी दिशा में लगा होगा। सही में आ गई बात। अगर किसी गाड़ी पर धक्का लगाया मैंने यहाँ, तो गति में परिवर्तन इसी दिशा में तो होगा, तो बल की दिशा भी क्या रही होगी? वही जो त्वरण की। तो याद रखना बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, सदिश राशि होती है। अब बल के निरपेक्ष मात्रक की बात करूं, कौन कौन से मात्रक होंगे निरपेक्ष मात्रक? सबसे पहले बल का मात्रक आता है 1 न्यूटन। ठीक है, ये होता है एसआई पद्धति में। एसआई में अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो न्यूटन के बराबर किसके होता है? डाइन के। तो डाइन जो मात्रक होता है बल का, 1 डाइन, वो किसमें होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एमकेएस पद्धति, इसको एसआई को एमकेएस भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, तो 1 न्यूटन बराबर किसके होगा? 10 की पावर 5 डाइन के होगा। 10 की पावर 5 डाइन की, ये आप लोग नोट करना। 1 न्यूटन इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। ये दिमाग में रखना आप लोगों को। क्वेश्चन बन सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो कितने डाइन है? 10 की पावर 5 डाइन। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, 1 डाइन। ठीक है, ये क्लियर रहना बात यहां तक। और कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल और सीजीएस में अर्ग होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। ये यानी कि न्यूटन को एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदल दिया। अब गुरुत्वीय मात्रक की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु गिर रही है ऊपर से नीचे, तो उसमें त्वरण कौन सा उत्पन्न होगा? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? अगर ऊपर से नीचे गिर गई ऐसे, तो इसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न है? इसमें ए नहीं है, रेखा त्वरण नहीं है। कौन सा त्वरण है इसमें?
गुरुत्व त्वरण जी है इसमें। रेखा त्वरण जब सरल रेखा में गति होगी तब उत्पन्न होगा, और जब कोई वस्तु ऊपर नीचे गति कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गतिमान है, तो उस पर हमेशा गुरुत्व त्वरण जी के बराबर त्वरण उत्पन्न होगा। और यहां पर बल का मान F बराबर mg होगा, एक ही जगह जी आ जाएगा। इसका मात्रक होता है किलोग्राम भार। क्या मात्रक होता है? किलोग्राम भार इसका मात्रक होता है, किलोग्राम इंटू वेट, ये इसका मात्रक होता है। बल का गुरुत्व मात्रक आएगा किलोग्राम भार, याद रखना आप लोगों को। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? याद रखना 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 ग्राम भार किसके बराबर होता है? 980 न्यूटन के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखना पॉइंट कि किलोग्राम भार और ग्राम भार ये किसके मात्रक हैं? बल के गुरुत्व मात्रक में है। ठीक है, ये इतनी बात नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसको नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो न्यूटन का तरते नियम बता रहा हूं आप लोगों को। तरते नियम, तीसरे नियम, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि प्रत्येक अगर कोई किसी के ऊपर मैं क्रिया करूंगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी, वो उसके विपरीत भी क्रिया करेगा। तो उसका नाम सिर्फ एक स्पष्ट है कि अगर किसी चीज पर मैंने कोई क्रिया करी, इस यहाँ पर एक कील है और इस कील पर यह हथौड़ा मैंने अप्लाई कर दिया, तो हथौड़ा कील पर ऐसे लगेगा तो कील भी इस पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाते हैं, लेकिन कील का द्रव्यमान कम होने की वजह से इस पर बल वो दिखाई नहीं देता। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। याद रखना आप लोगों को कि अगर आप किसी दिशा में कोई क्रिया करेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में उतने ही बल से क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। ये बात कन्फर्म है कि अगर आप किसी पर बल लगाएंगे तो उतना ही बल आप पर भी लगेगा, बशर्ते भले ही आप पर उस बल का प्रभाव न दिखे। संक्षेप में आप लोगों को पढ़ना है, साइंटिस्ट आप लोगों को नहीं बनना है। सिर्फ इतनी बात समझ लीजिएगा कि तरते नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। इतना क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम है तीसरा नियम। यानी कि यदि कोई किसी दिशा में क्रिया होती है तो उतने ही बल के साथ उसकी विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया भी होनी तय है। जैसे कि स्प्रिंग मैंने दबा दिया ऐसे, स्प्रिंग दबाया ऐसे तो छोड़ दे तो वापस उतने ही बल से क्या होती है? प्रतिक्रिया उसकी होती है। तो स्प्रिंग का दबाना इसका एग्जांपल हो गया। जब कोई ऊंची कूद लगाता है तो जमीन पर ऐसे धक्का मारता है, जमीन पर ऐसे पैर मारता है तो वो उतना ही ऊपर उछलता है। तो ऊंची कूद वाला, लंबी कूद वाला व्यक्ति, नाव में अगर पैर रखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का आपको समझ में आ जाएगी बात। बंदूक की गोली चलाई तो पीछे की तरफ धक्का मारती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा देता हूं आप लोगों को कि बंदूक से अगर गोली चलाएंगे, बंदूक से गोली चलाते समय धक्का लगना। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, चलाते समय धक्का लगना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और लिख लो आप लोग। धनुष बाण का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि धनुष बाण में पतंगा चढ़ाना। इस प्रकार से बहुत एग्जाम्पल इसके हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। अगर कुएं से पानी भर रहे हैं, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाती है, पानी भरते समय रस्सी टूटती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। कोई से ऐसे पानी खींच रहा है, क्रिया हो रही है, तो जब वो टूटेगी रस्सी तो प्रतिक्रिया भी दिखाई देगी, व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाएगा, गिरेगा तो व्यक्ति गिर जाता है। एक एग्जांपल ये हो गया। रॉकेट की गति, रॉकेट जाता है ईंधन पीछे की तरफ ऐसे और रॉकेट आगे की तरफ ऐसे। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एग्जांपल है रॉकेट की गति। किसकी? रॉकेट की गति। याद रखना, रॉकेट की गति एग्जांपल अपने क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या हो गए। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं उन्हें। चलिए अब अगर टॉपिक पढ़ते हैं, आवेग क्या है, आवेग के बारे में डिस्कस करते हैं। आवेग क्या है, मैं इसको हटा देता हूं। आवेग के बारे में पढ़ेंगे आप लोग कि ये आवेग क्या होता है, और ये इसका आखिरी टॉपिक है। इस पार्ट का 2 पार्ट बनाए थे मैंने गति के नियम के। पार्ट फर्स्ट में न्यूटन गति विषयक नियम, और सेकंड में यहाँ पर मैं इसमें पढ़ेंगे हम लोग घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या है। अगली वीडियो में पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर अपनी किसकी बात होगी? आवेग की। ठीक है, आवेग को अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पल्स। आवेग को कहा जाता है अंग्रेजी में इम्पल्स, यानी कि आई। इसका आई ले ले, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवेग की आवश्यकता कहां पड़ी, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जब भी किसी वस्तु पर बल लगाता हूं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, ये आप लोगों ने समझ लिया।
गति में परिवर्तन होता है बल लगाने के बाद? बिल्कुल होता है जी, आपने कह दिया 100% होता है। जब गति में परिवर्तन होता है तो त्वरण भी उत्पन्न होता है, ये भी बात आप लोगों ने समझ ली। जब गति में परिवर्तन होता है तो क्या संवेग में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। अब इसका वेग वो नहीं रहा, बदल गया, तो अब संवेग में परिवर्तन भी हो जाएगा। अब इसका वेग मान लिया पहले v1 था, अब बल लगाकर इसका वेग कितना हो गया? v2। तो पहले संवेग v1 था, अब संवेग बदल जाएगा, p2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? m और v, जब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा ना, क्योंकि इसके फॉर्मूले में अब वेग v1 से बढ़कर v2 हो गया, तो संवेग भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल। तो संवेग में परिवर्तन कितने का आया? मान लिया p1 माइनस p2 का आ गया, डेल्टा p का। जब संवेग में परिवर्तन होगा कब? जब वेग में होगा। और वेग में परिवर्तन कब होगा? जब बल लगेगा। तो बल लगता है तो वेग में परिवर्तन होता है वस्तु के, और साथ ही साथ संवेग भी बदल जाता है। अब कितना परिवर्तन आया? पहले संवेग P1 था, अब P2 था, तो घटा कर तो निकालूंगा, P1 में से P2 घटा दो तो परिवर्तन आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन। समझ में आ गई बात? संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, कितने का? घटा कर तो निकालते हैं परिवर्तन, तो निकाल लिया P1 माइनस P2 करके, डेल्टा P का मान आ गया हमारा। आगे नहीं आ गया? वेग में परिवर्तन सबसे पहले करेंगे, तो बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो P भी बदलेगा ना, पहले से देखो P2 हो गया, ठीक है, क्योंकि P के फॉर्मूले में V है, ठीक है। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? संवेग में परिवर्तन भी होना तय है। और ये संवेग में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन कभी अब हम लोग आवेग पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं, क्या कि जब संवेग में परिवर्तन हम लोगों को निकालना है तो हम आराम से निकाल लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे सामने। हमें आवेग की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को आवेग की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें आवेग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी कभी हम लोगों को संवेग में परिवर्तन निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कब कब मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल देख करके, कि जब कोई गेंद आ रही है और कोई बल्लेबाज है, मैं मान लिया एक बल्लेबाज हूं, ऐसे खेल रहा हूं क्रिकेट, अब गेंद आई और मेरे बल्ले से, मेरा बल्ला ही है ये, अब बल्ले से टकराई, तो कितने समय के लिए टकराई होगी? बिल्कुल निन्नू से, छोटे से समय के लिए टकराई होगी ना, अरे इतने से समय के लिए। तो वो समय काउंट करना हमें भारी हो जाएगा। कैसे? कि F बराबर अगर m इंटू a है तो a का मान होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ए का मान होता है डेल्टा वी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। यह है वेग में परिवर्तन, यह समांतराल। तो वो जो बल्ले से गेंद टकराई, तो वो समांतराल निकालना मुझे मुश्किल हो जाएगा। कैसे? अब देखो मैं इसकी गुणा कर दूं उसमें, तो F गुणा डेल्टा टी हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? M इंटू डेल्टा वी, यानी कि वेग में परिवर्तन। पहले उसका वेग कुछ भी था, मान लिया पहले उसका, अब उसका वेग v है और पहले उसका u था, तो ये डेल्टा v का मान आएगा v माइनस यू। क्या आएगा? v माइनस यू। तो देखिए एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि, या फिर इसको पहले इसका वेग v1 था, अब कितना हो गया? v2 हो गया ना, ये v1 से v2 हो गया। तो देखिए अब क्या होगा? m की गुणा जाएगी इसमें, m v1, m किस में जाएगी? m माइनस m v2। ये पहले का संवेग, ये अब वाला संवेग, यानी कि ये P1 और ये P2, तो ये संवेग परिवर्तन के बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2 के। और P1 माइनस P2 को क्या कहा हम लोगों ने? डेल्टा P कहा, नहीं कहा? तो डेल्टा P बराबर किसके आएगा? F इंटू डेल्टा T के। यानी कि संवेग में जो परिवर्तन है वो बल और समांतराल के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब अगर गेंद बल्ले से टकराई तो वो हमें उसका संवेग में परिवर्तन चाहिए, हमें उसका संवेग में परिवर्तन चाहिए कि गेंद पहले आ रही थी किसी स्पीड से, बल्ले से टकराने के बाद उसकी कितनी स्पीड हो गई, उसके संवेग में परिवर्तन चाहिए। तो मुझे बल चाहिए और वो समांतराल चाहिए। तो ये समांतराल निकालना बहुत मुश्किल है कि कितने समय के लिए वो गेंद टकराई, उस टकराने का समय निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? आवेग की आवश्यकता पड़ी। तो आवेग क्या होता है मैं सीधा सीधा बता दूंगा आप लोगों को, I बराबर F गुणा डेल्टा टी, यानी कि मैं बल और समय का गुणनफल तो निकाल सकता हूं, तो आराम से निकाल लेंगे फिर हम लोग आप लोगों को। तो इतनी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को कि आवेग क्या होता है, आवेग के एग्जाम्पल क्या होते हैं, यही टकराना, बस ये आवेग है, मैं बताऊं आप लोगों को। यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और वह समांतराल जितने समय के लिए मैं वो बल लगा रहा हूं उस पर, अगर दोनों का गुणा कर दूं तो वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वस्तु का आवेग कहलाता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ लेगा कि अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो
तो वो समय अंतराल काउंट कर लो जितने समय के लिए मैंने बल लगाया। मान लिया मैंने बल 5 मिनट के लिए लगाया इस डस्टर पर, ऐसे 5 मिनट के लिए, तो ये 5 मिनट के बाद मैंने हटा लिया, तो ये समय अंतराल लेना है जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया और जब हटाया तब तक का समय अंतराल ले लिया। वो जितने समय के लिए बल लगाया वो वाला समय अंतराल, और बल कितना लगाया वो, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, आवेग आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आवेग का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, परिभाषा नहीं रखनी है कि अगर बल और समय अंतराल का मैं गुणनफल करता हूं तो क्या आता है, आवेग आता है। लिख भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में, नोट कर सकते हैं हिंदी में, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को नोट कर लेना है कि अगर वह बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं वह समय अंतराल जितने समय के लिए बल उस पर कार्यरत है के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और आवेग का मात्रक यहां से बन गया न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इसका मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, आवेग का मात्रक याद रखना आप लोगों को। आवेग की विमा भी मैंने निकलवाई थी, बल की विमा mlt - 2 और इसकी विमा t, तो गुणा हो जाएगी दोनों की, तो क्या विमा हो जाएगी mlt - 1, ये विमा आ जाएगी आवेग की। समझ में आ गई बात, इतनी बात। तो ये आवेग की विमा है। और आवेग के क्या उदाहरण हैं दैनिक जीवन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, और फॉर्मूले से समझाऊंगा। चलिए देखते हैं आवेग का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसका ऊंचाई से कूदना। क्या है, ऊंचाई से कूदना। बहुत एग्जाम्पल आवेग के हैं। कैसे, अगर मैं किसी ऊंचाई से नीचे जमीन पर कूद जाऊं और जमीन पर पड़ा है पक्का फर्श, तो मेरे पैरों पर चोट लगेगी, तो वो चोट किसी बल के कारण लगेगी और वो बल यही बल होगा, और इस बल को कहते हैं F को आवेगी बल। और आवेग के कारण वो चोट लगेगी, किस कारण, आवेग के कारण लगेगी। याद रखनी है आप लोगों को ये बात दिमाग में। ऊंचाई से कूदना तो मैं और समझा दूं आप लोगों को कैसे। जैसे कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, और बिल्डिंग और नीचे पड़ा है पक्का फर्श, तो मैं बिल्डिंग से ऊपर कोई कूदा ऐसे नीचे, तो वो नीचे गिर, जब से कूदेगा तो उसके पैरों पर चोट लगेगी। चोट लगेगी आवेग के कारण। क्यों लगेगी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे वो ऊपर से कूदा और नीचे ये है फर्श, तो फर्श ने इस पर बल लगाया बहुत थोड़े समय के लिए। किसके लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। जब समय थोड़ा होगा, समय अंतराल थोड़ा होगा, तो बल ज्यादा लगेगा। और जो कि आवेग तो वही रहना है। मान लिया आवेग 100 का है, कितने का है, 100 न्यूटन सेकंड का है, तो उसमें बल हम लोगों ने कहा कि 25 न्यूटन का, और समय अंतराल केवल 4 सेकंड का। कितना, 4 सेकंड। तो एक बहुत थोड़े समय के लिए टच होंगे। जब थोड़े समय के लिए टच होंगे तो बल 25 रहेगा, तो इनके बल पैरों पर ज्यादा लगेगा। जब बल पैरों पर ज्यादा लगेगा तो हमेशा क्या चीज होगी कि चोट लगेगी। जब कहीं बल ज्यादा लगेगा तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी, चोट लगेगी पैरों पर। पैरों पर क्या लगेगी, चोट लगेगी, पैर फट जाएंगे, खून निकलेगा। सही में आएगी ना बात आप लोगों को। अगर मैं एक काम करूं, अब इस चोट से बचने के लिए क्या कम करने पड़ेगा, मुझे समय अंतराल बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, समय अंतराल। ये बढ़ा दूं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बल, आवेगी बल घट जाएगा। आवेग तो अब भी सही रहेगा। क्या कर सकता हूं मैं कि ये समय अंतराल बढ़ा दिया, 25 कर दिया। कितना कर दिया, 25 सेकंड। तो ये कितना लेना पड़ेगा अब, 4 न्यूटन। कितना लेना पड़ेगा, 4 न्यूटन। 25 चौक 100, ये भी अभी होना है। 25 चौके 100, ये अब भी हुई है। बस क्या हुआ, बल समय अंतराल बढ़ा दिया मैंने, 25 सेकंड कर दिया, तो बल कितना घट गया, 25 से घटकर कितना हो गया, 4 न्यूटन हो गया। तो अब चोट कम लगेगी, कम लगेगी। कैसे किया मैंने ये काम, मैंने यहां पर बिछा दिया एक गद्दा। क्या बिछा दिया, एक गद्दा बिछा दिया। तो जब ऊपर से मैं कूदूंगा तो कूद, जैसे ही ये टच होगा, टच पैरों से टच होगा गद्दा, तो नीचे भी घुसेगा, थोड़ा सा, थोड़ा नीचे दबेगा। तो ये समय अंतराल क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। पहले कुछ ही सेकंडों में एकदम बल लगाना पड़ा, 25 न्यूटन का लगा तो पैर फट गए। अब ये समय अंतराल मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहां से लेकर के यहां तक कुछ तो समय लगेगा ना टच होने में। टच होने का समय अंतराल ऐसे टच हो गया तो गद्दा नीचे दबेगा। तो ये समय अंतराल क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, 25 सेकंड कर दिया, 4 सेकंड से। जैसे ही मैंने 4 सेकंड से 25 सेकंड किया तो बल भी 25 न्यूटन से घटकर कितना हो गया, 4 न्यूटन हो गया। तो अब बल कम लगा, पैरों पर आघात कम लगी, चोट कम पहुंची। तो यही तो आवेग है, आवेग अब भी सही रहा। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है गेंद का कैच लेना। जी हाँ, आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते हैं। कैसे कैच लेते हैं, चोट क्यों नहीं लगती। जब कैच गेंद आई ऐसे तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या करते हैं, कैच आया
तो कैच मैंने उधर से कैच आ रहा है तो ऐसे पीछे हटा लेते हैं अपने हाथ, कैच आएगा तो कैच लेते समय पैसे पीछे घुसेते हैं, ऐसे पीछे करते हैं ना। तो ऐसे पीछे क्यों करते हैं? तो ताकि उनके हाथ पर चोट कम लगे। चोट कम लगे इसका मतलब चोट कौन मारता है? बल, यानी कि बल कम लगे। और बल कब कम लगता है? जब समांतराल ज्यादा करें। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं कोई बेवकूफ क्रिकेटर हूं, मान लिया मुझे कुछ पता नहीं है और मैं ऐसे खड़ा हूं और बॉल आई बस ऐसे ही हाथ रख के, नहीं मैं तो बॉल के सामने बस पूरा खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे ही मैंने हाथ रखे, बॉल आई ऊपर से, बॉल आई ऊपर से तो ऐसे ही बिल्कुल मैंने पीछे नहीं हटाए, ऐसे ही रखे। तो समय जैसे ही बॉल टकराएगी मेरे हाथ से तो चोट क्यों लगेगी ज्यादा? क्योंकि समांतराल क्या होगा? टच करने का समांतराल कम होगा और बल ज्यादा लगेगा तो मेरे हाथ पर चोट लगेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा चोट से बचने के लिए? ये जो बल मेरे, जो गेंद मेरे हाथ में है, ज्यादा समय के लिए रहनी चाहिए। ज्यादा समय के लिए कब रहेगी? जब मैं पीछे ऐसे हटाऊंगा, यानी कि मैंने टच होने के बाद और टच, ये समांतराल क्या कर दिया मैंने? बढ़ा दिया। टच होने के बाद का समांतराल बढ़ा दिया। जब समांतराल बढ़ा तो बल क्या लगा? कम लगा। तो इसलिए कैच लेने में क्या हुआ? मेरे हाथ पर कम चोट लगी। तो मैं बेवकूफ नहीं है क्रिकेटर, मैं ऐसे पीछे हटाते हैं, कैच ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो उनका यही काम है कि आवेगी बल कम लगे, चोट कम लगे। आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटे थे तो टीचर डांटते थे, डंडा जो है वो मारते थे हाथों पर, तो हम लोग ऐसे हाथ पीछे हटाते थे। क्यों? ताकि हमारे हाथों पर चोट कम लगे। एक कुदरती प्रक्रिया है। हम लोगों ने डंडे जैसे टच हुआ, डंडा टच हुआ तो समांतराल बढ़ा लिया ऐसे पीछे करके। अगर मैं वहीं टच करता तो एकदम ऐसे डंडा ऐसे लग करके डंडा जो है हमारे हाथ पर ज्यादा चोट करता। तो हम लोगों ने पीछे हाथ हटा लिए ऐसे ऐसे, ताकि हमें कम चोट लगे, कम बल लगे। F कम लगेगा तो समांतराल का करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और क्या प्रयोग है? और प्रयोग नंबर 3 इसका दैनिक जीवन में क्या है? दूसरा तो लिख दिया मैंने, गेंद का कैच लेना। क्या? गेंद का कैच लेना। और एग्जांपल क्या है? 3rd नंबर, वाहनों में शॉकर का प्रयोग। शॉकर, मोटरसाइकिल में, कारों में जो शॉकर लगे रहते हैं ना, शॉकर जो गड्ढों से बजाते हैं, चोट से बजाते हैं ना वे भी, तो शॉकर को कहते हैं हिंदी में आघात अवशोषक। चोट को अपने अंदर समेट लेने वाले, आघात अवशोषक। वाहनों में शॉकर्स यानी कि आघात अवशोषकों का प्रयोग, आघात अवशोषकों का प्रयोग किया जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? आवेग का एग्जाम्पल है। वाहनों में आघात अवशोषकों का प्रयोग किसका एग्जाम्पल है? ये भी अपना जो है आवेग का एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये? ठीक है। कैसे? जैसे कि कोई मोटरसाइकिल जा रही है और गड्ढा है आगे, तो एकदम गड्ढे में अगर उसमें शॉकर्स ना होते तो वो चोट आपको लगती, आपको वो गड्ढा महसूस होता। अब उसने क्या किया? शॉकर ने ऐसे ऊपर नीचे होकर के वो गड्ढा जो है महसूस नहीं होने दिया। उसने क्या किया? समांतराल टच का क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बल उस पर कम लगा। ठीक है, कम लगा तो आवेगी बल कम लगा तो आप लोगों को चोट कम लगी। तो शॉकर्स का जो प्रयोग है वो भी आवेग का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी वीडियो आज की समझ में आ गई होगी। वीडियो को अब करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी इतना कोर्स नहीं हुआ है। जल्द से जल्द और भी वीडियोस के ऊपर लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो बचा है घर्षण, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दें। और जरूर कमेंट तो जरूर करें आप, क्योंकि कमेंट से ही हमारा जो है जोश वो बढ़ता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।